Next question, which is practically a joke. In an interference experiment, the spacing between successive maxima और minima is. दो successive maxima या minima का distance होता है fringe width और वो होता है lambda capital D by small d. मतलब आंसर नंबर बी, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सो सिंपल. अगला क्वेश्चन, if Young's double slit experiment is performed in water, the fringe width will decrease, the fringe width will increase, the fringe width will remain unchanged, there will be no change. पहली बात तो तुम सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसमें मल्टीपल करेक्ट आते नहीं है. The fringe width will remain unchanged and there will be no change, मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो ये दोनों तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. तो या तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, देखते हैं. फ्रिंज विड्थ इफ यू रिमेंबर इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. मतलब अगर आप एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सीधा उठा के पानी में रख देते हो तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स मतलब स्मॉल डी चेंज नहीं होता, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन भी चेंज नहीं होता, मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी कांस्टेंट है. तो बीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. लेकिन अगर आपको याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is defined as the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. तो म्यू क्या होता है, c by v. लेकिन अगर आपको याद होगा v क्या होता है, n लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो जब मीडियम चेंज होता है तो लैम्बडा चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. c कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है. तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. तो इक्वेशन नंबर 1 से फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इक्वेशन नंबर 2 से वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू. मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, तो फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा. पहले सेटअप एयर में था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, फिर आपने वाटर में रख दिया जिसकी वैल्यू 1.33 है, मतलब 4/3 है, तो म्यू की वैल्यू बढ़ गई तो फ्रिंज विड्थ कम हो गया, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एज आई टोल्ड यू, पहले कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. Question number 24th. In Young's experiment, when sodium light of wavelength 5893 angstrom is used, then 62 fringes are seen in the field of view. इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो. अगर आप Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हो तो उसमें आप पैटर्न एक स्क्रीन पे प्रोड्यूस करते हो, तो स्क्रीन का जो भी साइज होगा उसको बोलोगे टोटल एरिया ऑफ व्यू. जितना भी साइज होगा वो एक एरिया हो गया जिसमें आप पैटर्न देख रहे हो, फील्ड ऑफ व्यू बोल दो उसको. अगर आप बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट देखते हो तो बाइप्रिज्म में आप यू लुक एट द पैटर्न थ्रू आईपीस, तो आईपीस के अंदर जितने भी आपको पैटर्न दिखेंगे, मतलब जितने भी फ्रिंजेस दिखेंगे, दैट इज योर फील्ड ऑफ व्यू. तो फील्ड ऑफ व्यू मतलब बेसिकली साइज ऑफ स्क्रीन है, समझ के चलो. तो जितना मेरे पास स्क्रीन का साइज था तो 62 फ्रिंजेस दिखे, अगर वेवलेंथ 5893 था, तो instead if violet light of wavelength 4358 is used, then the number of images that will be seen in the field of view will be. अगर मैंने वेवलेंथ को कम कर दिया तो अब कितने फ्रिंजेस दिखेंगे. पहले लॉजिकली सोचो आप. फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ कम करना मतलब फ्रिंज विड्थ कम करना. फ्रिंज विड्थ कम होगा तो ज्यादा फ्रिंजेस दिखेंगे. अगर वेवलेंथ तुम कम कर रहे हो मतलब फ्रिंज विड्थ कम होगा, फ्रिंज विड्थ कम होगा तो ज्यादा फ्रिंजेस दिखेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता. आंसर शुड बी ग्रेटर देन 62. एंड देन आल्सो यू शुड रिमेंबर, ऐसे केसेस में, इन सच केसेस, अगर फॉर्मूला बनाना ही है तो अगेन थिंक, यू हैव टू थिंक फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सही है. वेवलेंथ कम होना मतलब फ्रिंज विड्थ कम होना, और फ्रिंज विड्थ कम होगा तो ज्यादा नंबर दिखेंगे, ज्यादा नंबर दिखेंगे मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, वेयर n इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस. वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रिंज विड्थ कम है, फ्रिंज विड्थ कम है तो ज्यादा नंबर सेम साइज में फिट हो जाएगा. बराबर आ रहा है दिमाग में.
जिनको ध्यान में नहीं आ रहा है थोड़ा ध्यान में लो उसको। मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न था। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, ब्राइट डार्क ऐसे होते हैं फ्रिंजेस। ब्राइट का फ्रिंज विड्थ और डार्क का फ्रिंज विड्थ होता है सेम, तो सेम होता है। तो ऐसा आपको मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न आइडियली। क्लियर है तक? अगर मैं वेवलेंथ कम करता हूं, वेवलेंथ कम करने का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ कम करने का मतलब होता है फ्रिंज का विड्थ कम करना। फ्रिंज का विड्थ कम करना मतलब पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्क्रीन में 8 फ्रिंजेस थे, अब उसी स्क्रीन में 8 से ज्यादा फ्रिंजेस होंगे। दैट इज व्हाट इट मींस। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्रिंजेस। आया ध्यान में अभी? इसलिए हमने क्या लिखा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से कैन आई राइट डाउन n इंटू लैम्बडा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं क्या? यस। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब लैम्बडा इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन n। और ऐसा आया मतलब n1 लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 लैम्बडा 2। तो n2 विल बी इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। n1 कितना था? 62। लैम्बडा 1 कितना है? 5893। और लैम्बडा 2 कितना है? 4358। एंगस्ट्रॉम कैंसल। तो ये रफली इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 1.3 आता है। 1.3 इंटू 62 ये 84 आता है। इफ आई रिमेम्बर कर लेते हैं फिर भी। विल सॉल्व दिस। 5893 डिवाइडेड बाय 4358, 1.35 इंटू 62, 83.83, 83.83 मतलब 84। तो कितने फ्रिंजेस दिखने चाहिए? 84। तो 84 ऑप्शन नंबर डी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The path difference produced by two waves is 3.75 micrometer and the wavelength is 5000 angstrom. The point is uncertain, dark, partially bright, bright. मैंने आपको बताया था कि जब भी पाथ डिफरेंस दिया हो और वेवलेंथ दिया हो तो दोनों का रेशियो लो। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन पता है, कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या है? पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्बडा। एन इंटीजर होता है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर डेल्टा बाय लैम्बडा की वैल्यू इंटीजर आई, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ब्राइट। अगर ये 1/2 3/2 5/2 7/2 9/2 आया तो डार्क। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त पाथ डिफरेंस बाय वेवलेंथ करना पड़ता है। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? 3.75 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6। वेवलेंथ कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 5000 × 10⁻10। तो 10⁻⁻7 हो गया और 10⁻6 है। तो नीचे नीचे 10⁻⁻7 है, ऊपर 10⁻6 है, तो नीचे 10⁻1 बचेगा और ऊपर जाके क्या होगा? 10। तो 3.75 1 जा एंड 2 जा, 3.75 का डबल 7.5। तो ये कितना आ गया? 7.5। 7.5 मतलब 15/2। 15/2 मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 आया, तो कौन सा? डार्क। अगर इंटीजर आ जाता 8 आ जाता तो क्या बोलते? ब्राइट। लेकिन क्या आया? 15/2, तो फिर डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm, मतलब distance between the slits is 1 mm, small d, and screen is 25 centimeter away, मतलब capital D. If the wavelength of light is 6000 angstrom, the fringe width on the screen is simple. Fringe width is lambda capital D by small d. ये वैल्यू है 6000 मतलब 610⁻⁻7, कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 अपॉन स्मॉल डी कितना है? 1 mm मतलब 10⁻⁻3। 25 6 इज 150। तो पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 5, आंसर नंबर ए। बाकी देख लो आप, 10⁻⁻7 -2 -9 और ये ऊपर आके +3 -6,
-6, 10⁻⁻⁶ का -3 इसको दे दो तो क्या होगा 0.150 इंटू 10⁻³ मीटर, मतलब 0.150 मिलीमीटर। तो वही तो है 0.15 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, joke. In Young's double slit experiment, a minimum is obtained when the phase difference between two superimposing waves is 2n-1 pi. 2n pi is the condition for constructive, 2n+1 pi is the condition for destructive, मतलब मिनिमम। लेकिन उस केस में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ तो 2n-1 pi, ऑप्शन नंबर बी। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if Young's double slit experiment is carried out with light of wavelength 5000 angstrom, the distance between the two slits is 0.2 mm and the screen is 2 meter away from the slit. The central maxima is at n equal to 0. The third maximum will be at a distance x equal to. क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कंफ्यूज करने की कोशिश की है। पहले बोला है इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज, मतलब दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गया कि YDSC है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। फिर बोला सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा ये वर्ड हम नॉर्मली डिफ्रैक्शन में यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन इंटरफेरेंस में भी तो सेंटर पे क्या बनता है, मैक्सिमा, तो इधर भी सेंट्रल मैक्सिमा तुम बोल सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, सिर्फ आपको पूछा है third maximum will be at a distance from the central maxima. Do you remember xn equal to n lambda d by d? तो x3 equal to 3 lambda d by d. तो 3 into lambda, lambda था 5000, मतलब 510⁻⁷। डिस्टेंस d था 2 मीटर और नीचे था 0.2 mm। 0.2 into 10⁻⁻3 मतलब 2 into 10⁻, कैंसिल 15 into 10⁻⁻³ मीटर, बराबर है ना, 1.5 सेंटीमीटर। तो 15 into 10⁻³ मतलब 1.5 into 10⁻² और 10⁻² मतलब सेंटीमीटर आ गया। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन में कुछ है ही नहीं। 3 into 5 15, 1 और 5 दिखना चाहिए, 1 और 5 एक ही जगह पे है, ऑप्शन नंबर डी में है, खत्म। बाकी से पावर का एडजस्टमेंट था। अगला क्वेश्चन, ये भी जोक है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टेट बोर्ड के थ्योरी में ही बता दिया था कि ये सब फॉर्मूलाज मैं अभी बता दूंगा, सो दैट वी विल सेव आवर टाइम इन CET JEE नीट। मैक्सिमम इंटेंसिटी टू दैट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो एम्पलीट्यूड रेशो के टर्म्स में A1/A2 + 1 अपॉन A1/A2 - 1 का स्क्वायर। A1/A2 को आप बोलते हो R, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स इज 2:1। मतलब आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है R, A1/A2 की वैल्यू दी है 2/1। देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका रेशियो होता है R+1 अपॉन R-1 का स्क्वायर, मतलब 2+1 अपॉन 2-1 का स्क्वायर, मतलब 3/1 का स्क्वायर, मतलब 9/1। तो जोक है ये, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ R की वैल्यू चेंज किया है। यहाँ पे 2:1 बहुत सिंपल हो गया, वो भी सिंपल ही वैसे। इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स इज 4:3, मतलब R की वैल्यू 4:3, A1/A2 is 4:3, then the ratio of maximum to minimum intensity will be 49/1। तो यहाँ पे सिर्फ आप R की जगह पे डालोगे, इफ यू रिमेम्बर यू विल जस्ट राइट डाउन 4/3, तो ये आ जाएगा आपका 4/3
+1 अपॉन 4/3 -1 स्क्वायर, 4/3 +1 इज 7/3 और ये आ जाएगा 1/3 कैंसल, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इज टू 1। डन, नथिंग टू राइट। क्या लिखना है इसमें? कुछ नहीं है लिखने जैसा। एज आई टोल्ड यू, कुछ क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि देखो सीईटी में है ना 2018 के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, उससे पहले खासकर तो वेरी अर्ली स्टेजेस में 2000, 2002, 2003 बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो हम ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ टेकिंग दिस। लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, फिर हम नए सेट पे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे। In a double slit experiment, the distance between slits is increased 10 times. What is the distance between slits denoted by? तो अगर पहले d1 डिस्टेंस था तो अब 10 टाइम्स ऑफ d1 है। Whereas the distance from screen is halved. Distance from screen को किसी नोट करते हो? तो अगर पहले d1 था तो अभी कितना है? हाफ, d1/2 है। Then what is the fringe width? So fringe width is equal to lambda capital D by small d. Did you change wavelength? No. So beta is proportional to D by D. तो यहाँ पे beta 2 by beta 1 equal to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको है? D. तो D2 by D1 और इनवर्स किसको है? स्मॉल d, तो D1 by D2. तो beta 2 equal to what is D2 by D1? 1/2. What is D1 by D2? 1/10. तो कितना आएगा? 1/20 टाइम्स, तो 1/20 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी becomes 1/20. Next question, I think was the last question of this set, probably yes. तो अभी जो नया सेट है इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस मिसमैनेज हुआ है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे, तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट, ठीक है? मे बी बिकॉज आई थिंक ये लेवल के हिसाब से मैंने सीक्वेंस रखा होगा। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ ऑफ अ फ्रिंज ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री। The spacing between the two slits is, पहली बात तो दिया क्या है आपको? दिया है वेवलेंथ और आपको दिया है एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, और आपको पूछा है व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स? स्मॉल d। और एंगुलर विड्थ, अब मैंने आपको बताया था इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर विड्थ। क्यों लीनियर? क्योंकि इसका डायमेंशन होता है l/1। देखो लेंथ इनटू लेंथ अपॉन लेंथ, एक लेंथ कैंसिल हो गया तो बच गया लेंथ, इसको बोलते हैं लीनियर डायमेंशन। मतलब फ्रिंज विड्थ एज मेजर्ड इन mm या फिर सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर, जिसमें आएगा उसमें। अगर सिर्फ इस d को मैं न्यूमरेटर से यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाऊं, कैपिटल D को, तो इसी को बोलते हैं एंगुलर विड्थ। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर विड्थ। तो एंगुलर विड्थ क्या है? λ/d। तो एंगुलर विड्थ इज या तो β/d या तो λ/d, तो हम क्या यूज करेंगे? λ/d। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन किसका है? वेवलेंथ का, और पूछा क्या है? स्मॉल d। तो स्मॉल d क्या आएगा? λ/θ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? 600 नैनोमीटर, मतलब 6 × 10⁻⁻⁷, 600 × 10⁻⁹ मतलब 6 × 10⁻⁷, और थीटा कितना है? 0.1। तो आंसर आना चाहिए 0.1 मतलब 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10⁻+1, तो 6 × 10⁻⁶ है क्या? नहीं दिखेगा, क्यों नहीं? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगल? हाँ, रेडियन। तो तुमने किसमें लिखा? डिग्री में। तो कैसे आंसर आएगा? नहीं आएगा, बट ऑब्वियस नहीं आएगा। तो पहले कन्वर्ट करो उसको। तो थीटा की वैल्यू 0.1 डिग्री है, इसको रेडियन में लाने के लिए 0.1 × π/180 करना पड़ेगा आपको। तो ये π/180 से मल्टीप्लाई जब तक नहीं करते हो तब तक आंसर नहीं आएगा। तो 0.1 × π/180, तो d इक्वल टू ये 6 × 10⁻⁷, और ये 180 सीधा गया
ऊपर, और ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻+1 मतलब और एक 10, और डिवाइडेड बाय क्या रह गया, पाई। आपको याद है मैंने आपको 1/पाई की वैल्यू याद रखना बहुत बार सिखाया है, 0.318। वेरी गुड। तो पाई की वैल्यू 1/पाई की वैल्यू 0.318 होती है। एक्सेलेंट। तो ये आ जाएगा 0.318 इंटू कितना, 6। ये 10 और ये 10 100, और ये 10⁻⁻7 मतलब 10⁻⁻5 और 18 अलग से, बराबर ना, बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्यों, देखो एक काम करो, एक काम करो, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल 0.318 0.318 1/पाई की वैल्यू जो थी, ये जो डेसिमल है ना, इसको ऐसा लिख लेना 3.18, साथ में कौन था, 6 था, साथ में कौन था, 18 था, और आपने 0.318 को 3.18 लिखा तो 10⁻⁻1 करना पड़ेगा, और -5 ऑलरेडी था तो -6 होगा। 18 इंटू 18 324 हो, 60 का कितना होता है, 18, 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर 324। हमारा आंसर 324 से थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। क्यों, क्यों नहीं, थोड़ा सा, क्यों थोड़ा सा, सिर्फ 0.18 की वजह से। तो 324 की जगह पे 344 हो गया। तो ये कितना आएगा, 344 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 3.44 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिंजेस विड्थ, मतलब फ्रिंज विड्थ in a Young's double slit interference pattern is 2.4 into 10⁻⁻4 meter when red light of wavelength 6400 angstrom is used. How much will it change? तो फ्रिंज विड्थ कितना चेंज होगा, तो कितना चेंज होगा पूछा है, न्यू फ्रिंज विड्थ नहीं पूछा है आपको। आपको क्या पूछा है, चेंज। चेंज मतलब या तो β1 माइनस β2 या तो β2 माइनस β1, डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। दिख रहा है हमको 6400 इज ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा तो फिर फ्रिंज विड्थ ज्यादा। हाउ मच विल इट चेंज इफ ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। सबसे पहले तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ 400 नहीं होता है, 4000 होता है। तो अगर आप 400 एंगस्ट्रॉम वैल्यू डालते हो तो मे बी यू विल गेट वन ऑफ द आंसर्स। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से कोई आंसर नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि 400 एंगस्ट्रॉम होता है अल्ट्रा वायलेट। तुमको अल्ट्रा लाइट दिखता है क्या, नहीं दिखता, बात ही खत्म हो गई, तुम पैटर्न देख नहीं सकते। नंबर 2, उन्होंने क्लियरली बोला है ब्लू लाइट, ब्लू लाइट का वेवलेंथ 4000 4300 400 तक होता है, 500 भी होता है, 4500। अब तो क्वेश्चन क्लियर है, आई विल अज्यूम दिस। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास जब वेवलेंथ था 6400 एंगस्ट्रॉम, उस केस में फ्रिंज विड्थ था 2.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। जब आपने वेवलेंथ यूज कर लिया 4000 एंगस्ट्रॉम का, मैं फिलहाल एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं फॉर सम रीजन, तब चेंज कितना हुआ फ्रिंज विड्थ में। फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा, तो ज्यादा किसका है, β1। तो क्या फाइंड करना है, β1 माइनस β2। अब तुमको दिख रहा है कि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, दिख रहा है ना हमको, यस। तो β1 की वैल्यू दी है क्या, यस। वेवलेंथ दिया है क्या, यस। तो क्या पता नहीं है, β2। तो β2 बाय β1 इक्वल टू λ2 बाय λ1। तो β2 इक्वल टू λ2 बाय λ1 इंटू β1, इक्वेशन नंबर 2। इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो डेल्टा बीटा इक्वल टू β1 माइनस λ2 बाय λ1 इंटू β1। अब ये भी सोचना है कि ये अप्रोच क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि बीटा लैम्डा डी बाई डी होता है, हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल डी की वैल्यू नहीं है। तो फिर नहीं है तो पहले वो फाइंड करो, वो भी मिल जाएगा आपको, यू कैन फाइंड दिस आउट। पहला जो बीटा 1 है ना,
बीटा वन इज लैम्डा वन कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, तो बीटा वन अपॉन लैम्डा वन इज कैपिटल डी बाय, हाँ तो वहां से मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आई टोल्ड यू कि बहुत बार आपको बहुत बार क्या, हमेशा टाइम ही बचाना है, या दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स you will have to save as much as time you can in such numericals. तो बीटा वन निकाल लो कॉमन, 1 minus lambda 2 by lambda 1 into बीटा वन। अब कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, 1 minus lambda 2 कितना था, 4000 था, और ये कितना है 6400 है। देखो यहाँ पे और टाइम बचा, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीटा वन की वैल्यू कितनी है, 2.4 into 10 raised to -4। देन 4 का टेबल पता होगा तो फिर इजी है, 4 10 जा 40, 4 16 जा 5 जा 8 जा, 1 minus 5 by 8 is 3 by 8 into 2.4 into 10 raised to -4, 8 3 जा 24, 8 0.3 जा 2.4, 3 into 0.3 is 0.9, so answer should be 0.9 into 10 raised to -4, 0.9 into 10 raised to -4, option number B. Of course with corrections. Correction मतलब वो वेवलेंथ का 400 नहीं है, 4000 है वो। Next question. Question number 4. Two light waves superimposing at the midpoint of the screen. But by the way, जैसा ही तुमने मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन सुना, राइट कंस्ट्रक्टिव, वो हमेशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी आगे देखो। Two light waves superimposing at the midpoint of the screen are coming from coherent sources of light with phase difference of 3 pi. नॉर्मली जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 0, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना होता है, 0। पार्ट डिफरेंस 0 मतलब फेज डिफरेंस 0, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 pi. Their amplitude are 1 centimeter each. दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है, 1 सेंटीमीटर, मतलब A1 equal to A2 equal to 1 centimeter. Resultant amplitude at the given point will be, तो रिजल्टेंट पॉइंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos of phi, where phi is phase difference. तो R equal to A1 square, A1 is 1, A2 is 1, 2 into 1 into 1, cos of 3 pi. What is cos of 3 pi? -1, cos 0, cos 2 pi, cos 4 pi, cos 6 pi, cos 8 pi, plus 1, cos pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, -1. 1 plus 1, 2. ये भी 2, लेकिन ये -1, तो कितना, -2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज 0. नॉर्मली क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, क्योंकि क्या बनता है, ब्राइट, लेकिन यहाँ क्या बना, डार्क, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन, light from two coherent source of the same amplitude A and wavelength lambda illuminates the screen. सबसे पहले ये चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर आपको थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सोर्सेज का एम्पलीट्यूड सेम हो, A1 equal to A2 equal to A हो, तो इंटेंसिटी भी I1 equal to I2 equal to I है। अगर वैसा है तो फिर हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक डायरेक्टली फॉर्मूला बना के रखा था, 4I cos square 5/2, और जो फॉर्मूला बुक दिया है उसमें भी मिलेगा आपको ये फॉर्मूला, IR equal to 4I cos square 5/2, बराबर। अगर ये तुमको पता नहीं होगा फिर क्या करते, IR equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos 5, फिर बोलते I1 equal to I2 equal to I, तो I प्लस I मतलब 2I प्लस 2 रूट I मतलब 2I cos 5, फिर 2I कॉमन निकालते, तो 2I कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos 5, फिर बोलते 1 प्लस cos 5 2 cos square 5/2, फिर 2 into 2 4, 4I cos square 5/2. तो देयर आर सम थिंग्स, दैट इज व्हाई थ्योरी पे इतना ज्यादा मैं स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि ये आधा काम उधर ही हो जाता है हमारा। आगे क्या बोला है, द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज I0। क्वेश्चन गलत है,
क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है। Light from two coherent sources of the same amplitude A and wavelength lambda illuminates the screen. The intensity of the central maximum is I0. If the source were incoherent, the intensity at the same point will be. पहली बात गलती सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज I0 कब, जब सोर्सेस कोहेरेंट थे। और यहां से नया सेंटेंस चालू होगा, इफ द सोर्सेस वेर इनकोहेरेंट, अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट होंगे तो इंटेंसिटी कितना होगा सेम पॉइंट पे। ये वैसा हो गया, वो मैंने आपको एक बार स्टोरी बताया था, चोर का चोर, चोर चोरी करके आता है, उसको कोर्ट में लेके जाते हैं, फिर जज उससे लिखवा के लेता है, मी चोरी करना नहीं केली तो शिक्षा द्यावी। और वो जो टाइप राइटिंग करने वाला होता है वो लिखता है मी चोरी करणार कॉमा नहीं केली तो शिक्षा द्यावी। तो इसका मतलब भी वैसा ही हो गया, एक कॉमा और एक फुल स्टॉप, उसने उसके हिसाब से हमको क्या समझ में आया, द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज I0 इफ द सोर्सेस आर कोहेरेंट। तो सोर्सेस जब कोहेरेंट इनकोहेरेंट थे सॉरी, तब इंटेंसिटी कितना है I0। एक्चुअली बोलने का मतलब क्या है, I0 इज व्हेन कोहेरेंट सोर्सेस। अब देखो, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, दैट यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस and what is the meaning of incoherent sources. When you say sources are coherent, मतलब phase difference is 0, बराबर। मतलब दोनों सोर्सेस में एक ही टाइम पे क्रेस्ट इमिट होगा, एक ही टाइम पे ट्रफ इमिट होगा। तो IR इक्वल टू 4I cos स्क्वायर 0, बराबर। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जब कोहेरेंट सोर्सेस थे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को नाम क्या दिया है I0, तो ये IR को क्या बोला है I0, और cos स्क्वायर 0 इज, तो I0 इज 4I, क्वेश्चन नंबर 1। अगर सोर्सेस इनकोहेरेंट होंगे तो इनकोहेरेंट सोर्सेस का मतलब ये होता है कि फेज डिफरेंस है 90 डिग्री, कितना π/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा 4I cos स्क्वायर π/2, नहीं आएगा, नहीं आएगा, cos स्क्वायर π/2 है, फाइ खुद π/2 है, तो π/4, और ये 4I कौन है I0, और ये cos स्क्वायर π/4, cos π/4 इज 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो I0/2, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I0/2, ऑप्शन नंबर